न्यूज 18 पर अमित शाह के इंटरव्यू के बाद बिहार की सियासत अब और गर्मा गई है। बिहार चुनाव पर न्यूज 18 से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी की लहर से बिहार चुनाव में जेडीयू को भी फायदा होगा। अमित शाह के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की पूरे देश में इस वक्त लहर है और बिहार चुनाव में इससे जेडीयू की सीटें भी बढ़ने वाली है और बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कि आपके इंटरनल सर्वेस कह रहे हैं कि वहाँ आज भी मोदी जी की एक बहुत बड़ी लहर है। एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगा, वो हो जाता है, स्वाभाविक है इतने सालों के बाद, मगर मोदी जी की एक लहर है, वेव है और हो सकता है आपकी सीट आपके पार्टनर से ज़्यादा, नीतीश जी से ज़्यादा सीटें आप लोग लेकर आए। भैया, मोदी जी की लहर सिर्फ बिहार में नहीं है जी, देश भर में है, बिहार में भी है और स्वाभाविक रूप से उसका फायदा सिर्फ हमें नहीं होता है, जदयू को भी होगा, क्योंकि जदयू हमारा साथी है, हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी जी की लहर से सिर्फ बीजेपी की सीटें बढ़ेगी ऐसा नहीं होगा, जदयू की इतनी ही सीटें बढ़ेगी जितनी बीजेपी की बढ़ेगी। हम लगभग बराबर सीटें लड़ रहे हैं, एक सीट जदयू हमसे ज़्यादा लड़ रहा है, बराबर सीटें लड़ रहे हैं। और मैं अभी भी कहता हूं कि आप कितना भी जवाब ढूंढने का प्रयास करिए, बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और बड़ा दावा न्यूज 18 पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया और पटना में इस वक्त बीजेपी दफ्तर में हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और सीधे हमसे जुड़ रहे हैं अमित पांडे। अमित, क्या अब बीजेपी भले ही एक सीट कम लड़ रही हो बिहार में, लेकिन अब वो विवाद पीछे छूट चुका है कि बिहार में बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन, बीजेपी क्या मानकर चल रही है? देखिए, उनकी जो लाइन है इस बात पर पूरी तरीके से क्लियर है कि बीजेपी और 4 दलों का ये गठबंधन है। एनडीए संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहा है, सीएम नीतीश कुमार का ही चेहरा होगा और मुख्य जो अपोजिशन है वो है आरजेडी। ये उनकी लाइन क्लियर है और इसी रणनीति पर उनके जो तमाम नेता हैं वो बातें कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच अपनी रणनीति यहाँ पर ले जा रहे हैं। और ये भी बात साफ कर दी कि जब आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार होगा तो जनता के बीच में जाकर ये समझाया जाएगा कि पीएम मोदी की ही नीतियों के चलते देश को और खासकर बिहार को फायदा हुआ है। और हाल ही के दिनों में पिछले अगर 1 महीने की हम बात करें तो तमाम जो घोषणाएं हुई हैं पीएम मोदी के द्वारा या फिर भारत सरकार द्वारा, वो बिहार से जुड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर योजना है। तो ये भी यहाँ पर चुनाव प्रचार में समझाया जाएगा, जनता को उनको बताया जाएगा। तो और यही लाइन पर बीजेपी चलने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि ये बात साफ तौर पर न्यूज 18 पर खुद गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं अपनी खास बातचीत में। शेष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शेष जी, क्या अब बीजेपी भी ये समझ चुकी है कि एक ये कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी जो बीजेपी ने बनाई है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का काम और नाम ही आगे रखा जाए, साथियों को भी फायदा होगा और हम एक बार फिर सरकार में सत्ता में वापसी कर पाएंगे? और क्या उसी लाइन पर अब जेडीयू भी चल रही है, भलाई उसको भी दिखाई दे रही है? नहीं, देखो, अगर नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी और ये सीधा लड़ाई, जैसा कभी कहा आपने कि साहब आरजेडी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच है। बीजेपी के कुछ सहयोगी हैं, जैसे विकासशील पार्टी वाले भाई जो हैं वो पता नहीं कौन सी पार्टी में रहते हैं और आजकल वो उसमें हैं, बीजेपी के साथ हैं। मांझी जी कभी नीतीश को गरियाते हैं, कभी वहीं आज नीतीश जी के साथ हैं। तो कुल मिला के उधर दूसरी तरफ ओवैसी अपना काम कर रहे हैं, पप्पू यादव अपना काम कर रहे हैं। कुल मिला के बीजेपी के लिए पॉजिटिव माहौल तैयार है। लेकिन अगर उसमें इन्होंने नरेंद्र मोदी के अलावा और किसी को आगे करने की कोशिश की, जैसे सुशील मोदी को या वहां के लोकल नेताओं को या रविशंकर प्रसाद को या क्या कहते हैं अपने नीतीश कुमार को, तो फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि वो उनको फोकस नरेंद्र मोदी पे रखना है। वहां से जैसे ही फोकस हटा, दुर्घटना घटी, क्योंकि वो देखिए जातियों का जो उनका मामला है वो जो कहते हैं और इनसे नाराजगी बहुत है। बिल्कुल। तो कुल मिला के और दूसरा एक बड़ा फैक्टर ये है कि जो चिराग पासवान ने कम से कम, चलो नरेंद्र मोदी लोग धो देंगे कि उनको नरेंद्र मोदी के समर्थन नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है वो वगैरह, लेकिन जो उनके अपने लोग हैं, और रामविलास पासवान का भी ताजा स्वर्गवास हुआ है, उन्होंने मृत्यु के बाद जो पुत्र का कर्तव्य निभा रहे हैं, सर मुड़ा रहे हैं, उनका अग्नि संस्कार, वो सब चीजें भी फैक्टर हैं। तो इसलिए बहुत आसान नहीं है, ये ध्यान रखना। नरेंद्र मोदी से जहां शिफ्ट हुई वहां खतरा बढ़ जाए। और ये सहयोगी दल भी अगर महसूस कर रहे हैं तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि इसी बिना पर एक बड़ा दावा खुद गृह मंत्री ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी कहा है
कि मोदी लहर का अब समर्थन बिहार की जनता भी कर रही है और इसका फायदा उन्हें मिलने वाला है, क्योंकि न्यूज 18 पर खुद गृह मंत्री ने इस बात का दावा किया कि ये सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं, जेडीयू के लिए भी फायदेमंद होगा और बिहार बीजेपी यही मान रही है। संजय जायसवाल जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है न्यूज़ 18 इंडिया से कि मोदी लहर का फायदा जेडीयू को भी होगा। किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर बिहार के पूरे गरीबों को झोपड़ी की चिंता अगर किसी ने की है तो मोदी जी ने की है। हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि बिहार के हर गरीब के घर में बिजली होगा, गैस होगा, शौचालय होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ भी एक गरीब की झोपड़ी में किया है, वह सारा कार्य बिहार की जनता माननीय मोदी जी को और माननीय नीतीश जी को वापस करेगी इस चुनाव में। लेकिन सर, चिराग तो अलग लड़ रहे हैं, ऐसे में एनडीए किस तरीके से जनता को अपनी बातें समझा पाएगा? मेरे को आज तक नहीं समझ में आया कि चिराग अलग झारखंड में भी लड़े थे। उस समय तो इस तरह का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता था। बिहार में एनडीए गठबंधन 4 दलों का गठबंधन है और 4 दल से जो भी बाहर है, जनता उसको बाहर का रास्ता दिखा देगी। एक अंतिम सवाल सर, कि यहाँ पर अब लालू के ट्वीट पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बेचारे वो अपने परिवार से बाहर, उनके दुनिया नज़र नहीं आती है। और बिहार के मुख्यमंत्री के लिए बिहार परिवार है, तो बिहारी इसकी चिंता करेंगे जो बिहार को अपना परिवार जो बिहार को अपना परिवार समझता हो, न कि उसकी चिंता करेंगे जो अपने परिवार को ही बिहार समझता हो। कैमरा पर्सन विमल के साथ अमित पांडे, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। तो एनडीए के जो घटक दल बिहार में हैं, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और दावा उनका यह है कि जनता में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसी के तहत हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी अमित शाह के बयान पर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। मांझी के मुताबिक एनडीए में कोई दुविधा नहीं है और चिराग पासवान मोदी का नाम लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जीतन राम मांझी इस वक्त हमारे साथ हैं अमित शाह के इंटरव्यू पे बातचीत करने के लिए। अमित शाह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि मोदी लहर है जिसका फायदा बीजेपी और जेडीयू को भी बिहार चुनाव में होगा और नीतीश से उनके नेता होंगे एनडीए के। अभी के संदर्भ में अमित शाह जी ने ये बात कही है तो ये उनका बड़प्पन है। गठबंधन धर्म का यही माने है कि हर किसी प्रकार की कोई बात हो, शंका की बात हो, उसको स्पष्ट करना चाहिए। वैसे आज नई बात नहीं है, महीनों पूर्व ही नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी तक बोले, यहाँ गया मैं आकर के जेपी नड्डा भी बोले कि साहब हमारा अगला मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग रहेंगे। क्योंकि बिहार और दिल्ली दोनों मिल करके बिहार को ज़्यादा आगे बढ़ाया है हर क्षेत्र में, इसलिए हर हालत में हम लोग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि भाई सीट अगर हमको ज़्यादा भी आ जाए उन्होंने बनिस्बत की जेडीयू के, तो भी वो जेडीयू का सीएम होंगे, हम उनको सीएम बनाएंगे। तो चेहरा नीतीश कुमार है, ये पहले से भी आप लोगों ने तय कर रखा है, लेकिन एलजेपी की तरफ से कन्फ्यूजन हुआ है। एलजेपी बार बार ज़मीन पे भी कह रहे कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो क्या एनडीए के भीतर कन्फ्यूजन है कि बार बार अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या बाकी बीजेपी के नेता हो, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करना पड़ रहा है? एनडीए में कन्फ्यूजन है, ज़मीन पे कन्फ्यूजन है? ज़मीन पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये चिराग साहब का राजनीतिक कहिए कि अपरिपक्वता है, या ये कहिए कि इससे साबित होता है कि वो समझ रहे हैं कि हमारे ज़मीन में, धरती में कुछ नहीं बचा है, अब हम गिरने वाले हैं, सपोर्ट होने वाले हैं। और ऐसे में जबकि अपने अपने दावे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, ये जो बात अब कही जा रही है कि दरअसल एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है, विपक्ष भी अब मोदी का ही नाम ले रहे हैं और वो भी अब क्या उन पर ही हमला करते हुए चुनाव में अपनी बेहतरनी पार लगाने का एक साधन मान रहे हैं? देखिए प्रशांत, मैं आपका परिचय जरा एक नए नवेले नेता लव सिन्हा से कराता हूं। लव सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं और ये जो बांकीपुर विधानसभा सीट है, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे क्लैश ऑफ टाइटन आपने देखा था, यहाँ पर क्लैश ऑफ कायस्थ होने वाला है, क्योंकि नितिन नवीन बीजेपी की तरफ से 3 बार से विधायक हैं, उनके पिता भी विधायक रह चुके हैं। और हमारे साथ लव सिन्हा है, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे। लव जी, ये आपकी ओपनिंग पारी है, क्या उम्मीद है यहाँ की जनता से? मेरी उम्मीद है कि जनता मौका देगी एक नए आदमी को, एक नई सोच को, जो उनके लिए काम करना है। जैसे आपने कहा, मैं खुश हूँ कि आपने इस बात से शुरुआत की कि नितिन नवीन जी के पिताजी भी रह चुके हैं यहाँ पे विधायक पहले,
तो कोई अगर मेरे ऊपर उंगली उठाता है, बोलता है कि अरे आपके पिताजी नेता है इसलिए आप नेता बने, ये तो गलत है। मैं लोकसभा से लड़ता अगर ये बात होती। मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ काम करने। जैसे आप आ रहे थे यहाँ से, मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े कचरे की गोनी थी। तो ये मतलब मैं सोचता हूँ क्यों इसको नहीं किसी ने सुधारा अभी तक। 15 साल में अगर यही हाल है तो ये कब तक चलता रहेगा। मैं आया हूँ सिर्फ लोगों के लिए, मेरा कोई स्वार्थी कारण नहीं है। बस मैं आया हूँ और आशा करता हूँ कि सब लोग मेरा समर्थन देंगे मुझे और सहयोग देंगे। अच्छा, अभी अमित शाह ने नेटवर्क 18 को इंटरव्यू दिया, देश के गृह मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि लहर चल रही नीतीश कुमार की। ठीक है, तो अगर अमित शाह जी ये कहते हैं तो उनका हक है, उनको जो कहना है कहने दीजिए। हम आए सिर्फ मेहनत करने ना। सामने वाले विपक्षी दल वाला कहेगा जो उनको करना है, वो मेरे गृह मंत्री है, मैं उनका मतलब उनका सम्मान करता हूँ। तो उनकी हर बात से मैं तो सहमत नहीं होने वाला। मेरा मानना है कि पब्लिक भी यहाँ पे बदलाव चाहती है, एक परिवर्तन लाना होगा, वो हम ही लाएंगे। मेरे जैसे लोग जो आए हैं सब कुछ छोड़ के यहाँ पे पटना के लिए हम ही परिवर्तन ला सकते हैं। पिताजी आपके शत्रुघ्न सिन्हा इतने बड़े एक्टर हैं, क्या उनका फायदा यहाँ मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि उन्होंने सीट पसंद की, कायस्थ यहाँ पर ज्यादा है, तो उनका फायदा आपको मिलने जा रहा है शत्रुघ्न सिन्हा का। पहली बात तो ये सीट कांग्रेस ने तय की। कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने देखा कि पिछले चुनाव में मैं कैसे काम कर रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे ये टिकट दिया है और मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। जो भी बड़े नेता है कांग्रेस में, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। और उन्होंने कहा कि जाइए लड़िए, आप ही बताइए मुझे। जैसे लोग कहते हैं ये सीट आसान सीट नहीं है, पर तब भी हम आए। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप में विश्वास है और मुझे पटना की जनता में विश्वास है, बांकीपुर की जनता में विश्वास है। तो आने वाले दिनों में आप अकेले प्रचार करेंगे कि आपकी बहन, वो भी बहुत बड़ी स्टार हैं, क्या वो भी आएंगी सोनाक्षी सिन्हा यहाँ पर आपके पक्ष में प्रचार? देखिए, अगर फिल्मी भाषा में बात करें, अभी तो पिक्चर शुरू हुई, आगे आगे देखते होता है क्या। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आप क्या बिहार में बदलाव देखते हैं? क्योंकि आपका नारा, आपकी पार्टी का थीम सॉन्ग है ये कि बदलाव होगा, कांग्रेस का, महागठबंधन का, और तेजस्वी पर बड़े आरोप लगते हैं, कहा जाता है कि नौसिखिए हैं, वो क्या लीड करेंगे, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? पहले जो विपक्ष तेजस्वी जी के बारे में कहती है उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। जो विपक्षी दल का काम क्या होता है कि आरोप लगाए, आपके बारे में कुछ ना कुछ कहे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर पटना में आप कहते हैं कि बदलाव आया है, थोड़ा सा बदलाव आया, पर आपने जितना कहा उसका तो आधा भी नहीं किया आपने। आप कहते हैं कि बेरोजगारी हम मिटाएंगे, अब अभी वायदे कर रहे हैं कि हम बेरोजगारी को मिटा देंगे। 15 साल में आपने क्यों कम नहीं किया? बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है पूरे आप जानते हैं पटना में कितनी बेरोजगारी है? 46% लोग बेरोजगार है यहाँ। अगर हम तुलना करेंगे पूरे भारत से, तो भारत के रेट से दुगना है सिर्फ बिहार। तो तेजस्वी, आपको लगता है तेजस्वी यादव सक्षम है मुख्यमंत्री पद संभालने में? देखिए, महागठबंधन ने तेजस्वी जी को चुना है, वो भी मेहनती है, वो भी महागठबंधन ने तेजस्वी को चुना है, वो उनकी अगुवाई कर रहे हैं और लव सिन्हा अब मैदान में है। शेष नारायण जी, जो बात आपने सुनी लव सिन्हा की, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया है बांकीपुर से, क्या आत्मविश्वास झलकता है कांग्रेस की? ये लौट भी पा रही है? इनकी बात सुनकर क्या महसूस कर पाए आप? नहीं, जब उनके ऊपर वंशवाद का आरोप लगता है श्री राहुल गांधी के ऊपर, तो उन्होंने एक वंशवाद और क्रिएट कर दिया। और ये आए हैं, करें हम आए हैं यहाँ रह के, भैया काम करो, वहां से बम्बई से आए हो, ठीक है। वो कह रहे हैं तेजस्वी भी अच्छा काम कर रहे हैं, यानी तेजस्वी के अंडर इलेक्शन लड़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और यहीं से क्या है मतलब, ये इसी क्षेत्र से, पटना साहिब से तो हारे थे उनके पूरी। तो और दूसरा, नीतीश कुमार को जो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया 15 साल से, तो इनके पिताजी भी पूरी सरकार में थे, अटल जी के साथ थे और नीतीश जी का समर्थन करते थे, नीतीश जी की तारीफ करते थे। तो ये सारी चीजें इन लोगों को भेज दिया जाता है बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के। तो ये तो मुझे मतलब, ठीक है भाई, इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हर आदमी का अधिकार है, लेकिन अगर मेरे असेसमेंट के लिए आप कहेंगे तो शत्रुघ्न सिन्हा का डिफरेंट मामला है, ये तो थोड़ा अभी हमको डिफरेंट है। ये शुरुआत दिखाई दे रही है आपको भी, लेकिन ये कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे की अब तेजस्वी की अगुवाई में हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अमित शाह के इस बयान पर कहा कि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है, और जो बयान खुद अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया पर दिया, तेजस्वी ने एनडीए सरकार के अब जाने की बात कह दी है। तेजस्वी यादव जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को इंटरव्यू में दिया गया कि मोदी लहर का फायदा नीतीश कुमार की पार्टी को भी होगा। जमीन पर और इंटरव्यू में बड़ा अंतर होता है। जमीन पर अगर आके देखेंगे तो एनडीए की सरकार दोबारा बिहार में नहीं बनने जा रही है।
लेकिन बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह के दावे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह का दावा बिहार चुनाव से पूरी तरह गलत साबित होने वाला है। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि चुनाव के वक्त हम जो कहते हैं उसको करना थोड़ी ही होता है, वो तो जुमला होता है। तो उन्हीं की बात को अगर मान ले तो बिहार में चुनाव चल रहा है, ये सारे जुमले हैं। ये बी टीम की तहत चिराग पासवान जी को लगाया है और सिर्फ बी टीम पे सीमित नहीं रखा है, दूसरी ओर ओवैसी भी उनकी बी टीम है। तो किसी भी तरह से भाजपा नंबर 1 पार्टी उसको बनाना है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, पटना में ही मौजूद हैं। अमित, आरोप प्रत्यारोप की सियासत हर चुनाव में होती है, लेकिन जब तेजस्वी से आपने बात की है, कितने कॉन्फिडेंट वो नजर आए हैं अमित शाह के इस बयान के बाद से? उनकी प्रतिक्रिया से क्या आप समझ पाए, महसूस कर पाए? देखिए, हमने बीजेपी के भी नेताओं से बात की भी और आरजेडी के भी नेताओं से, और बीजेपी का यही कहना है कि उनकी जो प्रमुख अपोनेंट है वो है राष्ट्रीय जनता दल। और बेहद यहाँ पर हमने तेजस्वी से बात की, उन्होंने आत्मविश्वास भरे अंदाज में यही कहा कि अब इस बार एनडीए की सरकार नहीं जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, एक विपक्षी नेता का बयान है, लेकिन लगातार तेजस्वी अभी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। बेशक उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लग रहा है, उनके ऊपर ज़मीनी कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुँचने की भी बात चल रही है, लेकिन पिछले 15 से 20 दिनों में जिस तरीके से वो लगातार जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं, तो इस तरीके का आत्मविश्वास भरी बातें कहकर वो जनता को यही जताना चाहते हैं कि पिछले 15 साल में जो काम हुआ है वह आशाओं के अनुरूप नहीं हुआ है, और एक बार बदलाव करके तो देखिए, जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी वो पुख्ता तरीके से वो उसे निभाएंगे। वो जिम्मेदारी एक बार फिर लेने की बात कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन शेष जी, जो सबसे अहम बात है वो ये कि जो अपने अपने दावे और बयान है, गृह मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया कि वो वापसी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, सीट चाहे बीजेपी क्यों ना ज्यादा जीत ले। प्रतिक्रिया विपक्ष की भी आ रही है। कॉन्फिडेंस को अगर आप आंक पाएं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, अभी कॉन्फिडेंस आंकने का समय नहीं है, और अमित शाह ने जो एज ए पॉलिटिकल लीडर वो दो तिहाई बहुमत की जो बात की, वो उन्होंने एज ए पॉलिटिकल लीडर बात की, और वो चीजों को असेसमेंट करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2013 मैंने उनको चुनाव काम करते बहुत करीब से देखा, और तेजस्वी का जो दावा है, ये लालू प्रसाद यादव की एब्सेंस में तेजस्वी ने जिस तरह की राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है, जैसे विकासशील वाले को और इनको हम वाले को, ये लोग सीटें ज्यादा मांग रहे थे, उनको रवाना कर दिया कि भैया आपके वोट तो हमको मिलते नहीं, तो हमारी वोट आपको जाते हैं, आप किसी काम के नहीं रहते। तो वो जो उन्होंने जो एक राजनेता के रूप में बिहेव कर रहे हैं। अब तेजस्वी का सबसे बड़ा जो बोझ है उनके ऊपर, उनको भाई साहब हैं जो बांसुरी बजाते रहते हैं। बाकी तो तेजस्वी एक अपोजिशन लीडर के रूप में नीतीश को ठिकाने से चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, ये है कि अब चूंकि नरेंद्र मोदी का वजन नीतीश के साथ लगा हुआ है, तो इसलिए मामला डिफरेंट हो सकता है, वरना नीतीश की खामियों को अंडरलाइन करने का काम तेजस्वी ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल, तेजस्वी भी ये महसूस कर रहे हैं कि अपोजिशन का तो वो रोल निभा रहे हैं, लेकिन उनके तराजू में राष्ट्रीय नेता के तौर पर राहुल गांधी उनके साथ हैं और नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन इस बीच जेडीयू के महासचिव आरसीपी सिंह ने न्यूज 18 पर अमित शाह के किए गए इस बयान पर कहा कि बिहार में इस बार प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की एक बार फिर सरकार बनने जा रही है, और 2010 में जो 206 सीटें एनडीए के खाते में आई थी, इस बार तो उससे भी कहीं ज्यादा रिकॉर्ड जीत हासिल करने जा रहा है एनडीए। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन सब का ये प्रयास है कि इस बार एनडीए अपना जो 2010 में हमारा जो रिजल्ट था, 206 सीटें हमने प्राप्त की, उससे भी ज़्यादा सीट हम बिहार में प्राप्त करें, और फिर से जो बिहार में एनडीए की सरकार बने, उसका नेतृत्व आदरणीय नीतीश बाबू करें। सत्ता पक्ष के दावे के बाद विपक्ष का भी पलटवार हुआ। आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने अमित शाह के बयान पर कहा कि नीतीश सरकार बिहार को सुरक्षित रखने में नाकाम रही है। प्रकाश नारायण यादव ने डबल इंजन की सरकार को पूरी तरह से फेल करार दिया। तो कोरोना से बचाव करने में अमित शाह जी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने इतना ऊंचाई नाप दिया। ऊंचाई अगर जो है मुंह से नापना है तो नापते रहिए, लेकिन जनता में आपकी ऊंचाई नहीं है।
कोरोना काल में टोटल फेल हुए हैं कि चुनाव में जनता को सबक सिखाने का काम करें। अरुण सिंह भी हमारे सहयोगी इस वक्त जमीन पर मौजूद हैं, पटना में ही अमित भी मौजूद हैं। लेकिन अरुण, आपने विपक्षी दल के नेताओं से भी बात की है, आखिर क्यों वो ऐसा दावा कर पा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार जाएगी, किस बिना पर, और वो वापसी आखिर किस दम पर कर पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी से विपक्ष का मानना है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार की जरूरत बीजेपी है। उनको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के शासनकाल को लेकर के बहुत लोग खुश नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ है, और इसलिए विपक्ष ये कह रहा है, खासतौर से तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं और कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार मामला पलटने वाला है। पिछली बार अगर आप देखिए तो बीजेपी जब चुनाव लड़ी थी, अकेले चुनाव लड़ी थी, जाहिर सी बात है कि जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस से सब एक साथ लड़े थे और बीजेपी की हालत बहुत खराब हो गई थी। उम्मीद विपक्ष को यह है कि नीतीश कुमार से लोग चूंकि खुश नहीं है और इसलिए इस गठबंधन को वोट नहीं देंगे। जबकि अमित शाह ने इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा, वो कांग्रेस बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उनका कहा जाता है कैलकुलेशन, उनका मैथमेटिक, उनका अरिथमेटिक कभी गलत नहीं होता है, ये कहा जाता है उनके बारे में। तो वो भी ये कह रहे हैं और इसीलिए आप देखिए बार बार उधर की तरफ से बीजेपी और जेडीयू की तरफ से, खासतौर से बीजेपी के बड़े नेता लगातार ये साफ कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ताकि उस पर कोई किसी तरह का संशय ना हो और वोटों का बंटवारा ना हो। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर बांकीपुर विधानसभा सीट का मंजर अगर आपको दिखाऊं, बीजेपी की ये परंपरागत सीट है, 1995 से बीजेपी लगातार यहाँ पर जीत रही है। लेकिन अब देखिए लव सिन्हा जो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं वो यहाँ पर गलियों में जनसंपर्क कर रहे हैं, कांग्रेस के कोटे से उनको टिकट मिला है और वो भी ये कह रहे हैं कि यहाँ की जनता उनके साथ है और इस बार पटखनी दे देंगे बीजेपी उम्मीदवार को। तो यही सब उम्मीदें हैं, छोटी छोटी उम्मीदें महागठबंधन की हैं जो बीजेपी को पटखनी देने का दावा कर रही हैं। अमित भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जनता की क्या राय है अगर नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। शेष जी, लेकिन ये क्या महज बयानबाजी है? विपक्ष को भी महसूस हो रहा है कि अगर पलड़े में एक तरफ राष्ट्रीय नेता के तौर पर राहुल गांधी हैं और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में अगर नरेंद्र मोदी हैं, तो कैसे निपटना होगा और क्या नई रणनीति बनानी होगी? दुश्वारियां तो विपक्ष के लिए भी है इस बात को लेकर। नहीं, वो तो है ही है, वो चिंता उनको होनी चाहिए और ये हम लोग भी, आप भी, हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है और उनको नरेंद्र मोदी के अलावा कोई सहारा नहीं है। आज वो पछता रहे होंगे जब वो पीछे प्रधानमंत्री पद के दावे उम्मीदवार अपने को मान रहे थे, नरेंद्र मोदी का खाना वाना तक छीन लिया था, तो वो सारी चीजें उनको हॉन्ट कर रही होंगी। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी माइनस नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि कोई ऐसी बात है नहीं जो बिना सके। अब मजदूरों के मामले में भी कोरोना के फाइट में ही उन्होंने यूपी ऑर्डर पे तमाम लोगों को रोक दिया था, तो वो लोग भी तो वहां पहुंचे होंगे तो मतदाता ही होंगे। तो वो सारे फैक्टर्स हैं। और बाढ़ का पटना में अभी पिछले साल शहर में शंकरखेड़ा में बाढ़, तो वो सारी चीजें। अब बिहार में जो बाढ़ को नहीं मैनेज करता, लोग कहते हैं इशू नहीं होता, लेकिन इशू होता है। और खास तौर से दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात है कि MOI फैक्ट्री को डेंट करने के लिए जो उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाके में जो असदुद्दीन ओवैसी और पप्पू यादव काम कर रहे हैं, उससे भी इनको फायदा होगा, लेकिन वो फायदा नरेंद्र मोदी को होगा। इनको तो नीतीश कुमार ये जो आम तौर पे जो दिख रहा है वो ये है कि नरेंद्र मोदी के अलावा फिलहाल उनके पास कोई सहारा नहीं। और नरेंद्र मोदी का नाम ना सिर्फ इसीलिए सत्ता पक्ष ले रहा है, बल्कि विपक्ष भी उन्हीं के नाम पर इस चुनाव में मैदान में उतरा दिखाई भी दे रहा है और लगातार हमलावर भी है। लेकिन बीजेपी का अपना दावा है। गृहमंत्री अमित शाह के न्यूज 18 को दिए इस इंटरव्यू पर बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को जनता का समर्थन हासिल है और इसका पार्टी को भी फायदा मिलने जा रहा है। भूपेंद्र सिंह का यह दावा है कि उन्होंने गठबंधन का हिस्सा बनाया है जेडीयू को और उनका जनता समर्थन कर रही है। चुनाव के नतीजों से यह बिल्कुल साफ हो जाएगा जो खुद अमित शाह ने दावा किया है। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से पीएम मोदी के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू में कि मोदी लहर पूरे देश में चल रही है और इसका फायदा जेडीयू को भी होगा, बीजेपी को तो होगा निश्चित रूप से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है और उसमें भारत जिस तरीके से आगे बढ़ा है, कोविड-19 की परिस्थितियों में जिस तरीके से भारत ने लड़ाई लड़ी है और देश में एक लंबे समय से गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे जो कार्य हुआ है, उसके कारण मोदी जी के सर्वमान्य नेतृत्व का लाभ सभी को मिलने वाला है। सर,
आप बिहार के प्रभारी भी रहे हैं और रणनीति बनाते रहे हैं, जेडीयू किस तरीके से बेनिफिट करेगा पीएम मोदी के कैंपेन के और आप लोग की रणनीति के को मिलाकर? नहीं, पहली बात तो प्रभारी रहा नहीं हूँ, प्रभारी हूँ। जमीन पर हम दोनों दलों के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। 15 साल तक हमने मिलकर सरकार बनाई है। अमित पांडे हमारे सहयोगी भी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, पटना में ही मौजूद हैं। अमित, बीजेपी का ये दावा है कि बीजेपी को तो फायदा हो ही रहा है नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने से, जेडीयू को भी फायदा हो रहा है, लेकिन क्या एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी भांप चुकी है नीतीश के नाम पर, इसीलिए बीजेपी अब नरेंद्र मोदी का नाम ले रही है, जेडीयू भी यही कर रही है? देखिए, गठबंधन धर्म कैसे निभाना चाहिए और इस पर बीजेपी की रणनीति यहाँ पर साफ है। हमने बीजेपी के भी नेताओं से बात की और विपक्ष के भी नेताओं से बात की, तो इनका बीजेपी के आला नेताओं का, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर बीजेपी बिहार प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, उनका भी यही कहना है कि सीएम का चेहरा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ही होंगे और दोनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो मिलकर चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी चुनाव प्रचार होंगे आने वाले दिनों में, पीएम मोदी के नाम को, उनकी योजनाओं को, उनकी घोषणाओं को जगह जगह तक जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन गठबंधन धर्म के नाते और एक समझौता होने के नाते जो सीएम फेस है ये नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा, इसमें कोई और अमित शाह जो इस बात को बखूबी समझते हैं और न्यूज 18 पर जो बयान भी उन्होंने दिया है, शेष जी, क्या ये माना जाए कि ना सिर्फ अपने साथी की चिंता कर रहे हैं क्योंकि उनके खुद की पार्टी की एक सरकार बिहार में है, वो ये समझते हैं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो उनके पास एक बड़ा नाम नरेंद्र मोदी का है, इसमें उनकी भी भलाई है और जेडीयू की भी, और इसी रणनीति पर अब वो आगे बढ़ रहे हैं साथी जेडीयू को लेकर? भाई, साथी जेडीयू को लेकर कैसे नहीं चलेंगे? 122 सीटें तो पहले उनको दे चुके हैं वो, बिल्कुल 122 सीट दी हैं और ये विकासशील पार्टी को भी 11 सीट दे दी है या 10 कितनी दे दी है, तो उनको तो 111 पे लड़ रहे हैं कुल। तो 111 सीट पे अगर वो लड़ रहे हैं तो अगर इन लोगों को साथ नहीं लेंगे तो सरकार कैसे बनाएंगे? 111 में सारी तो जीतने वाले नहीं है, इसलिए उनको साथ लेना। लेकिन इसमें भी तो राय नहीं है कि आने वाले समय में अगर नीतीश कुमार की वो बातें याद आ गई बीजेपी लीडरशिप को, जो नरेंद्र मोदी को वहां जाना कैंसिल कर दिया था, वो जो ग्रांट उसको वापस कर दिया था, बिल्कुल तो ये लोग फिर उनको दम दिया के, अब ये बिहार की सरजमी है और यहाँ पे कौन कब किसके साथ है ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये भांप चुके हैं अमित शाह, और इसीलिए भी ये नपी तुली चीज की आखिरकार जीत उनकी हो। शेष जी, आप बने रहें, लेकिन हमारे सहयोगी अरुण और अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। लेकिन नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय की वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करना भी गलत नहीं है, लेकिन उन्हें सरकार होने के नाते राज्यपाल और बाकी रिपोर्ट्स भी देखनी होती है। बेहद अहम बयान न्यूज 18 पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। के साथी जो हैं, जो कि बंगाल को देखते हैं या बंगाल में हैं, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, बाबुल सुप्रियो, इन्होंने ये तक मांग की है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, स्थिति इतनी गंभीर है कि मांग करे वो उनकी जगह पे वाजिब है। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, हमें संविधान के हिसाब से देखना है, गवर्नर साहब की रिपोर्ट क्या आती है, स्थिति क्या होती है, वो देखकर निर्णय होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मांग कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि स्थिति सच अर्थ में वहां पर गंभीर है, तो इसलिए उनकी मांग मतलब एकदम गलत भी नहीं है। मांग करना गलत नहीं है जी, और आप ये नहीं कह रहे हैं कि स्थिति अभी ऐसी हुई है कि वहां पर प्रेसिडेंट? मैंने ऐसा नहीं कहा। शेष नारायण जी, जिस तरह की बात खुद न्यूज 18 पर गृह मंत्री अमित शाह ने कही कि जो हालात वहां के हैं वो तो गौर करने के काबिल हैं। एक राजनेता के तौर पर आरोप लग सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन किस तरह के संकेत इसे माने जाएं, क्योंकि चुनाव तो अगले साल हैं, फैसला केंद्र में होता है। राज्यपाल की रिपोर्ट का जिक्र भी गृह मंत्री ने कर दिया। तो राज्यपाल की रिपोर्ट की कोई चिंता नहीं, वो तो आई जाएगी, जैसा मतलब होगा माहौल, वो तो दिक्कत नहीं। लेकिन अमित शाह ने वो साफ साफ कह दिया कि मांग करना गलत नहीं है। हालांकि जो उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं, मैंने आपको बताया कि उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हर जिले में बंदूक की फैक्ट्रियां, बम की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। तो ये बात बहुत गंभीर बात, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर खराब होता, प्रेसिडेंट स्टेट का रूल नहीं लगता, 356 नहीं लागू होता। ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अगर हो
कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है, अगर वो नहीं फॉलो हो रहे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी गारंटी नहीं है, राइट टू लाइफ की गारंटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी नहीं है, वो समान चीजें, राइट टू रिलीजन की गारंटी नहीं है, तब जाके ब्रेक डाउन माना जाता है। बिल्कुल शेष जी, और जो बात आप कह रहे हैं, इन तमाम चीजों को भांप चुके हैं, आकलन करते हुए ही गृह मंत्री ने यह बयान दिया होगा कि आखिर रिपोर्ट्स के आधार पर भी फैसला करना होता है। दिल्ली में किस तरह के फैसले की उम्मीद की जा सकती है भविष्य में? विक्रांत, आप नजदीक से नजर बनाए हुए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं जहां से सत्ता के आदेश पास होते हैं? देखिए प्रशांत, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जैसा अभी शेष नारायण जी बता रहे थे कि बंगाल की स्थिति गंभीर है और कानून व्यवस्था से आगे का सवाल है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पूरा सिस्टम होता है, जो ताना बाना होता है, उसके क्रैकडाउन, उसमें जिस तरीके की चोट आ रही है, उसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास पश्चिम बंगाल का रहा है। ये लेफ्ट के जमाने से था। ममता बनर्जी ने एक लंबी लड़ाई इसके खिलाफ खुद लड़ी और आज उन्हीं की सरकार पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लगातार हत्याएं हो रही है। तो इन सब चीजों को लेकर के बीजेपी कई बार अपना प्रतिवेदन दे चुकी है, ना सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्रालय को बल्कि राष्ट्रपति के पास भी शिकायत। विक्रांत, अब ये तो आरोप प्रत्यारोप माने जा सकते हैं क्योंकि राजनेताओं के बयान है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या महसूस कर पा रही है? आशिका सिंह हमारी सहयोगी कोलकाता में ही मौजूद है। आशिका, अब टीएमसी की ओर से कहा जाता है कि अगर टीबी और कैंसर की भी डेथ हो रही है तो भी उसे इस तरह की राजनीतिक हत्या से जोड़कर आंकड़े बढ़ाने की कोशिश है। जमीनी हकीकत किस तरह की जनता महसूस करती है वहां? देखिए, राजनीतिक हिंसा तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हाल में हुई हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं को गोली मारी गई है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार इस तरह से राजनीतिक हिंसा के बदौलत जो है अगले साल चुनाव में अपना परचम बुलंद करने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी राज्यपाल के खेमे में बार बार जा रही है, राज्यपाल की शरण में। राज्यपाल भी आक्रामक हैं राज्य सरकार पर और राज्य सरकार उल्टा आरोप बीजेपी। और आशिका, ये बात बिल्कुल अहम है जो आप कह रही हैं कि राज्यपाल भी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, बार बार सवाल भी वो खड़े करते हैं इस पूरी व्यवस्था को लेकर के। अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। आशिका, शुक्रिया आपका भी। विक्रांत, आपका भी शुक्रिया। शेष नारायण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।